नमस्कार दोस्तों, आज चलते हैं। ये जो आगे का था ना, हम लोगों ने 80 तक किए थे, ठीक है। 79 तक। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जनजातियों को स्व शासन के लिए विभिन्न आयामों परीक्षण करने के लिए गठित समिति का क्या नाम था? देखो, अगर आप इसको आंसर नहीं भी जानते हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूरिया। भूरिया समिति। आप समझते हैं भूरिया समिति क्या था? देखो, भूरिया समिति जो था ना। नहीं। ओ, सॉरी सॉरी। सॉरी। आगे बढ़ गया था। देखो, भूरिया समिति क्या था समझते हैं। देखो, भूरिया समिति जो था वो केंद्र सरकार द्वारा मतलब भारत सरकार द्वारा क्या किया गया था? भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा 22 22 लोगों का एक विशेष समिति की अध्यक्षता में, इसका नाम था दिलीप सिंह भूरिया। दिलीप दिलीप सिंह दिलीप सिंह भूरिया। दिलीप सिंह भूरिया। इनकी अध्यक्षता में अध्यक्ष यही थे। अध्यक्ष अध्यक्ष यही थे, ठीक है। अध्यक्ष यही थे। इन्होंने अध्ययन किया कि जो भी अनुसूचित क्षेत्रों में सौंपी गई, इनकी अध्यक्षता में, दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में सौंपी गई 1994 में, जून 1994 में जून 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु गठित गई। भूरिया समिति ने 1995 में 1995 में केंद्र सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिनमें निम्नलिखित सिफारिशें थीं। ये सिफारिश थे कि जो भी अनुचित क्षेत्र की जनजाति के पास स्वशासन की जो क्रमबद्ध संस्थाएं हैं, उनकी संस्कृति और प्रथा के अनुकूल हो। ऐसे में उनकी पंचायती राज की आधुनिक व्यवस्था थोपने की बजाय एक ऐसे ढांचा बनाया जाना चाहिए जिनकी परंपरागत संस्थाओं और पंचायती राज्यों के आधुनिक स्वरूप का मिश्रण हो सके। समझ रहे हो? मिश्रण हो सके। इन क्षेत्रों में ग्राम सभा को अत्यधिक लोकप्रियता को देखते हुए इन्हें पर्याप्त शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि वे ग्राम पंचायतों पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। इन क्षेत्रों की जिला जो पंचायत था, जिसको स्वायत्त जिला समिति परिषद बनाने के साथ साथ छठी अनुसूची में जो जिला परिषद की तरह हर विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय शक्ति भी प्रदान किया जाना चाहिए। ये बातें बनाई गई थी और इसी में एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्षता मुख्यमंत्री को, और जो जनजातीय मामले के जो भी होंगे उनको प्रधानमंत्री की सौंपने की शामिल की गई थी, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूरिया समिति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूरिया समिति। समझ में आ गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूरिया समिति जो था वो इसकी अध्यक्षता किए थे। आंसर के आपसी के ए, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। भारत सरकार ने दिलीप सिंह भूरिया समिति के अध्यक्षता में किया था। इस समिति ने ही कहा कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों के पास जो भी स्व शासन और परंपरागत संस्थाएं होगी, उनको अनुकूल होगी। इसके आधुनिक व्यवस्था थोपने के एक ऐसा ढांचा बनाया जाना चाहिए
जो आधुनिक मिश्रण के स्वरूप हो सके। इसी के आधार पर पता है 1996 में पंचायत उभन अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार हुआ और 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति की समिति के बाद पेशा अधिनियम अस्तित्व में आया। पेशा पेशा आया पेशा 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 अधिनियम आया, जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की शक्ति दी गई, जिसमें पेशा में 8 राज्यों में हुआ। 5वीं अनुसूची के तहत अभी वर्तमान में देखोगे ना, 10 में है। फिर इसी में 1977 में अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज स्तरीय मॉडल अपनाने की बात किया। फिर 1986 में लक्ष्मी सिंघवी समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो ये अब देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, सहकारियां समिति। सहकारियां जो समिति है केंद्र राज्य संबंध है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। और ये देख रहे हो ना, एल एम सिंघवी समिति। एल एम सिंघवी समिति जो था ये 1986 में आया था। इन्होंने ही संवैधानिक दर्जा देने की मांग किया था। और ये अशोक मेहता समिति जो था, अशोक मेहता समिति आया था 1977 में। 1977 में, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। कह रहा है कि उपभोक्ता को जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माता और पैकेजिंग की सूचना दर्शाई जाती है, वह क्या है? सूचना का अधिकार, चयन करने का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, सूचना का अधिकार। सूचना, जैसे मान लो कोई मोबाइल है तो देखोगे ना, तो मोबाइल में ऑल डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। तो ये एक सूचना का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो 81 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ये मतलब 9वां चैप्टर है ना, 10वां चैप्टर, उससे ये क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। और ये 6 प्रकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 में बनाया था ना, में 6 प्रकार का है। एक सुरक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, जैसे वस्तु, उत्पाद, सेवाएं, गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक, कीमत जैसी भी मामले होगा, उसको सूचना का अधिकार, ताकि उपभोक्ता को अनुसूचित व्यापार और प्रथाओं से बचाया जा सके। फिर चुनने का अधिकार, फिर सुनवाई का अधिकार, निवारण करने की मांग के अधिकार, फिर उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता का अधिकार। इसी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया 1986 को प्रतिस्थापित करके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पारित। और आपको पता होगा 15 मार्च को हर साल 15 मार्च को हर साल क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। करा अभी अभी नेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है, तो पुतली द्वारा नहीं, ये छापी पेशियों द्वारा। देखो, जो पुतली होता है ना, पुतली जो होती है वो, जैसे ये आंख है, तो आंख का सबसे मिडल वाला पार्ट होती है ये ब्लैक कलर का, आपने देखा होगा ब्लैक कलर का, यही होती है पुतली। और इसी से आंख से क्या होती है? लाइट पास होती है, लाइट पास होती है, ठीक है, लाइट पास होती है। और ये लाइट जो होती है ना, गेटवे ऑफ लाइट इसी को कहा जाता है। और इसके आसपास में देखोगे ना, इसके आसपास में भूरे तरह का कलर का होता है, एक आइरिस होती है, आइरिस भूरा तरह का, ये आइरिस होता है, जिसको परित्रिका कहा जाता है। परितरिका परित्रिका कहा जाता है। ये पता है, ये जो होती है ना पुतली, पुतली को नियंत्रण कौन करता है? आइरिस करता है, मतलब पत्रिका करता है। और आइरिस लाइट को भी नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? पुतली द्वारा करना होगा, पक्षपाशी पेशियां द्वारा वक्रता रूपांतरित किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को पक्षपाशी ये पेशियों द्वारा हम इसको नियंत्रित करते हैं, दृश्य पटल द्वारा नहीं। दृश्य पटल द्वारा जो आंख का आकार सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, ना कि ये, ठीक है।
पत्रिका क्या होती है? ये पुतली को नियंत्रित करता है और लाइट को नियंत्रित करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनमोनित करता है? तो 12 सदस्यों को। 12 सदस्यों को मनमोनित करता है, 12 सदस्यों को। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। 12 सदस्यों को ये मनमोनित करता है। देखो जैसे क्या होती है संसद में, कितने होते हैं संसद संसद में तीन चीज होते हैं। एक होता है लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो संसद कितना है? संसद है 79। लोकसभा, लोकसभा कितना है? लोकसभा 80। और राज्यसभा 80, लोकसभा 81 और राष्ट्रपति 53, 52। 52, तो ये है, हो गया। तो यहीं पे बोला गया है कि कितने को मनमोनित करते हैं? तो 12 सदस्यों को मनमोनित किया जाता है, 12 सदस्यों को, ठीक है। 12 सदस्यों को मनमोनित कर सकती है। और राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250, मैक्सिमम 250 हो सकती है। मैक्सिमम, मैक्सिमम 250 हो सकती है, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में भी देखोगे ना, तो 245 है वर्तमान में। 245 है वर्तमान में, 245 है। 245 राज्यसभा सदस्यों में 225 राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और 8 केंद्र शासित, जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनमोनित कर सकता है, ठीक है। समझ रहे हो ना? देखो 81 में है लोकसभा, 81 में है लोकसभा, इसमें पता है मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है? 552, 552। और राज्यसभा में मैक्सिमम 250, 250। और राज्यसभा में लोकसभा में मैक्सिमम 552, ठीक है। 552 की बात किया गया, ठीक है। राष्ट्रपति 52। अगला क्वेश्चन है, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा? देखो, तीसरा सर्वाधिक प्रतिशत वाला कौन? साक्षरता दर। और ये भी कौन सा? केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित की बात किया गया। तो देखो सबसे तीसरा में आ जाएगा गोवा। गोवा, जो गोवा है ना, पहला देखो केरल है, पहला केरल, केरल है। ठीक है, केरल पता है कितना है? 93.9191। फिर है मिजोरम, 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 मिजोरम है 91.3। फिर है गोवा, गोवा है तीसरा पे, गोवा है तीसरा पे। और चौथा पे है त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। देखो, ना केरल था ना मिजोरम था। तीसरा पूछा, क्वेश्चन में ही तीसरा पूछ दिया था, तीसरा सबसे ज्यादा स्वार्थिक वाला राज्य है तो गोवा। दूसरा पूछता तो मिजोरम, और पहला है केरल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो क्या बोलते हो, एक 100% पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाता तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सबसे ज्यादा है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सबसे ज्यादा, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सबसे ज्यादा है, ठीक है। लक्षद्वीप सबसे ज्यादा, ठीक है। समझ रहे हो ना? अगर 2011 के जनगणना के अनुसार देखोगे तो भारत की साक्षरता दर पता है कितना था? भारत की ओवरऑल साक्षरता दर 74.04% था। ओवरऑल साक्षरता दर 74.04%। ये था। और पुरुष की साक्षरता दर था 82.14%। पुरुष की, ये मेल का था, मेल का था। और फीमेल का था 65.46%, 65.46%, 65.46%, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये था।
तो ये हो गया गोवा। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला करा, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए गए और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए गए हैं और सभी 75 प्रश्न। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखो 75 प्रश्न थे। देखो इधर मैं सॉल्व करता हूँ। 75 प्रश्न थे, ठीक है। अगर मान लो एक सही किए तो 75 माइनस एक्स गलत किए, यही हुआ ना। 75 क्वेश्चन में अगर एक प्रश्न पे 4 मार्क्स मिला तो गलत पे कितना मिला, गलत पे उसको मिला कितना मिला, गलत पे उसको मिला 2 अंक। 2 अंक। तो अगर आप सही में से गलत कर दोगे तो करेक्ट होगा और उसको कितना मार्क्स मिले, कुल 150 मार्क्स मिले। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5 दूनी 10, 7 150 प्लस 2x बराबर 150। ये ठीक है। तो यहां से हो गया 6x, 6 300। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50। x बराबर आ गया 50। तो उन्होंने सही प्रश्न कितने किए, पूछ रहा है कि सही कितने किए, तो सही किए 50 सही किए। अगर आपसे पूछता गलत कितने किए तो 50 में माइनस कर देते हैं, तो 5 2 25 गलत किए, ठीक है। निम्न संतों को कलाक्रम में सजाएं। चैत, तुलसीराम, रामानुजा, नामदेव। नामदेव देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। सबसे पहले बोला गया है कि इसको मतलब संत को सही क्रम में सजाएं 86 के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले आए थे रामानुजा, पहले आए रामानुजा, 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 रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। फिर उसके बाद आए नामदेव, 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 ठीक है, नामदेव। फिर उसके बाद आए चैत, चैत, चैत। और फिर उसके बाद आए तुलसीदास, तुलसी तुलसीदास। देखो इस तरह से क्रम में आया। पहले पहले आया रामानुजा, फिर दूसरा में नामदेव, तीसरा में और चौथा में ये देखो, ठीक है। संतों के कालक्रम से रामानुजा, नामदेव, चैत और तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो ये अगर देखा जाए, जो विशिष्ट वेदांत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य वैश्व संत थे। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 में तमिलनाडु के श्रीपेयर में हुआ था और इनके जन्म के समय ही इनका नाम लक्ष्मण रखा गया था। हाल ही में जो बना है ना स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, भारतीय दार्शनिक रामानुजा की मृत्यु है, जो हैदराबाद में स्थित है। फिर चैत्य महाप्रभु का जन्म 1486 में हुआ था, जिन्होंने गौड़ीय वैश्य परंपरा की स्थापना किया था। और नामदेव का जन्म जो था वो 1270 में महाराष्ट्र में हुआ था। नामदेव एक भक्ति परम गीतों का संकलन अम्भंक नाम से प्रसिद्ध है। और तुलसीदास 16वीं शताब्दी के कवि और संत थे, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। और रामचरित्र अवधि भाषा के एक महाकाव्य कविता थे, जो भगवान राम के जीवन का वर्णन करती है, ठीक है। तो यहां तक इसका आंसर हो गया। देखो ये सब करेंट अफेयर है, ठीक है, करेंट अफेयर है, ये सब करंट अफेयर है, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, ये उस समय का करंट अफेयर था ना। लेकिन देख लो करंट अफेयर कैसे पूछा जाता है, स्वावलंबन टू किसने शुरू किया, ये सब। अगला क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी। तो ये हुई थी ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में। अलीनगर की संधि हुआ था ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के संबंध में। देखो क्यों, कब हुआ था समझते हैं। देखो कब हुआ था। देखो ये जो घटना घटी थी, ऐसे नहीं हुआ था कि अलीनगर का संधि हो गया, इस तरह से नहीं। अलीनगर के संधि के पीछे बहुत बड़ा रहस्य कहानी था। क्यों हुआ था,
इसको समझते हैं। देखो, अलीनगर की संधि जो हुआ था वो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ब्रिटिश और सिराजुद्दौला, अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। जो अलीनगर कलकत्ता को सिराजुद्दौला द्वारा नाम दिया गया है। समझ रहे हो? देखो क्यों हुआ था, समझते हैं। देखो, जब बंगाल में पूरी तरीका से क्या बोलते हो अपना पर्चा बना लिया था कौन, अंग्रेज ने, तो उस समय क्या हुआ, ये अलीनगर की संधि हुआ था। अलीनगर की संधि करना पड़ा किनको, इसको। देखो क्या हुआ, जब अंग्रेज द्वारा बंगाल का अधिग्रहण, भारत में 18वीं शताब्दी में एक बहुत ही भयंकर घटना है, जो जिसको बोला गया था, क्या बोला गया था, क्या बोला गया था, ताल कोठरी जो ना मरा था उसमें, तो इस तरह से हुआ था। ठीक है, तो समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, देखो सबसे पहले क्या हुआ, आपको पता होगा कि 22 अक्टूबर, सॉरी, 23 जून, 23 जून, 23 जून 1757, पलासी, पलासी का युद्ध हुआ। और 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर 1764, बक्सर, बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ। 23 जून, 23 जून 1757 को पलासी, और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ। ये दोनों जीत जाने के बाद एक हुआ 16 अक्टूबर, 16 अगस्त, 16 अगस्त, 16 अगस्त 1765 को, 1765 को क्या हुआ, दीवानी का अधिकार भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। दीवानी, जो टैक्स वसूलने का अधिकार था ना, वो भी इन्होंने वसूल लिया। तो इस तरह से देखा जाए, पलासी भी जीत गया है, बक्सर भी जीत गया है, दीवानी अधिकार भी मिल गया है। तो इस तरह से देखा जाए ना, तो बंगाल पे पूरी तरीका से इन्होंने अपना अस्तित्व बना लिया था। तो उसी समय क्या हुआ था, बंगाल, जो जो बंगाल थे ना, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, अली वर्दी खां की मृत्यु हो चुकी थी। आप देखो समझते हैं कि कैसे हुआ था। सबसे पहले देखो, बंगाल का जो शासक रहे ना, बंगाल का मतलब बंगाल का जो शासक रहे हैं, कैसे रहे हैं, कैसे कैसे बंगाल में अपना प्रतिनिधित्व स्थापित किया। ठीक है, बंगाल में, सबसे पहले बंगाल की मैं बात करता हूँ। बंगाल में कैसे कैसे अपना अधित्व बंगाल में पलासी के युद्ध के बाद हुआ। ठीक है, पलासी के युद्ध हुआ, फिर बंगाल में हुआ, इस तरह से। तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि बंगाल का अधिकरण कैसे किया गया। देखो, बंगाल का, अंग्रेजों द्वारा बंगाल का अधिकरण 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक घटना था। केवल 8 वर्ष के ही अंतराल में ये दो युद्ध लड़ लिए। एक 1757 और 1764 का। बंगाल के जो नवाब था सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर अपना संप्रभुत्व कायम करने में सफल रहा। कौन? ये था नवाब सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला, 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 सिराजुद्दौला हो गया। फिर मीर जाफर, मीर जाफर, मीर जाफर हो गया। और मीर कासिम, मीर कासिम, मीर कासिम, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला हो गया, मीर कासिम। ये सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला है, मीर जाफर और मीर कासिम, ये सब पूरी तरीका से बंगाल को संभालने में असफल रह गए। समझ रहे हो ना? फिर 1756 में जो बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद ये आया। कौन आया? सिराजुद्दौला बना, वहां का नवाब बना। और जो बंगाल के नवाब और अंग्रेज के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण यही था कि जो 1717 का, 1717 का, 1717 का, 1717 का जो फरुखसियर, जो मुगल बादशाह था ना, फरुखसियर, 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 फरुखसियर,
फर्रुखसियर फर्रुखसियर के द्वारा शाही फरमान जारी किया गया था। शाही शाही फरमान फरमान जारी किया गया था। शाही फरमान जारी किया गया। इसके बंगाल में लगभग 300 रुपया, मतलब 3000 रुपया पर, मात्र 3000 रुपया पर, 3000 रुपया पर, 3000 रुपया पर वार्षिक अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्ति और कंपनी को इस क्षेत्र में वस्तुओं और आवाजाही पर हस्ताक्षर जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। कंपनी के अधिकारियों ने उन हस्ताक्षरों को दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। अधिकारियों ने इनका इस्तेमाल व्यक्तिगत व्यापार पर न कर चुकाने के लिए करने लगे और इनका नवाब राजस्व हानि हुई। फिर इसी तरीका से जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव में जो नवाब था सिराजुद्दौला ने कलकत्ता जो फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अंग्रेज को वहां से भागने पर विवश कर दिया। अंग्रेज तो वहां से भाग भाग कर पता है फुल्टा द्वीप शरण लिया और कलकत्ता के किले के आक्रमण के समय ही ब्लैक होल नामक एक घटना घटा था। कब घटा था? ये घटा था 20 जून 20 जून 1756 को ये घटना मिलती है, जिसे हॉलवेल ने प्रस्तुत किया है। हॉलवेल घटना इसीलिए कहते हैं। इसके नवाब जो सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी काल कोठरी में पता है 146 अंग्रेज को बंद कर दिया, जिसमें 23 ही जिंदा बचे। 23 ही जिंदा बचे। तो इसी तरीका से जो नवाब सिराजुद्दौला के ने मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बना दिया और उनका नाम बदलकर अलीनगर रख दिया। लेकिन मानिक चंद ने रिश्वत लेकर किले अंग्रेज को सौंप दिया। फिर इसी तरीका से जो क्लाइव द्वारा फ्रांसीसी बस्ती था ना चंद्रनगर पे विजय कर लिया, फिर बंगाल के अंग्रेज को पूरी तरीका से मजबूत हो गया। और सिराजुद्दौला के जो अलीनगर की संधि था वो 1757 में करना पड़ा। तो इसलिए ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में अलीनगर की संधि हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लेइंग इज माई वे की रचना किसने किया है? तो ये किया है सौरभ गांगुली ने। किसने? सौरभ गांगुली की है। प्लेइंग इज माई वेज, प्लेइंग इज माई वेव की रचना किसने किया है? किसने किया है ये? सॉरी सचिन तेंदुलकर ने। सचिन तेंदुलकर ने किया है ना, सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग प्लेइंग इज माई वेव की रचना किया है सचिन तेंदुलकर की एक बुक है। ये बेटिंग द फील्ड माई ओन स्टोरी जो है ना, ये ब्रायन लारा की है। ये किसका है? देखो ब्रायन लारा की एक बुक है, इसका नाम है बीटिंग द फील्ड, बीटिंग द फील्ड, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये है सौरभ गांगुली का, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है वो सौरभ गांगुली की आत्मकथा, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। द नाइट्स गाइड टू फिनिश फर्स्ट, राहुल द्रविड़ की जीवनी है। ठीक है, नो स्पिन, नो स्पिन जो है ये सेन बॉर्न की आत्मकथा है, सेन बॉर्न की। अगला देखो मुगल मेवाड़ की संधि कब हुआ था? तो ये हुआ था 1615 में। मुगल मेवाड़ की संधि 1615 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि देखो जो मेवाड़ की संधि हुआ था ना वो जहांगीर के समय में, देखो बहुत लंबा कहानी है इसका। जहांगीर के द्वारा 1608 से 1615 तक युद्ध किया। किससे? मेवाड़ में नियंत्रण सैनिक अभियान चलाया। देखो क्या हुआ था ना कि एक समय था मेवाड़ की मैं बात करूं, देखो वहां अकबर था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हर समय युद्ध होते रहा। मेवाड़ के लेके हर समय युद्ध होते रहा। अकबर फिर वहां पे हल्दी घाटी हुआ। हल्दी घाटी में देखा गया तो वहां पे जो महाराणा प्रताप सिंह थे ना वो हार चुके थे युद्ध, और वो युद्ध हार के वो कहाँ भाग गए? वो भाग गए हमारे क्या बोलते हो, पहाड़ में जाके छिप गए। और गुरिल्ला युद्ध के तहत हर समय वो मुगल को परेशान करते रहे। लेकिन आखिरकार अकबर का भी मृत्यु हो गया और साथ ही साथ महाराणा प्रताप का भी मृत्यु हो गया। तो फिर जहांगीर और इसके बीच ये उसके जो भाई थे ना ये अमर सिंह के बीच मेवाड़ की संधि हुआ था
पैंसठ में, 1665 में करना पड़ा था, ठीक है। और 1615 में मेवाड़ के शासक जो राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पित कर दिया, और 1615 में ही जहांगीर और अमर सिंह के बीच मुगल मेवाड़ की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। देखो ये सम्राट जहांगीर की जो कमान था ना, खुर्रम खुर्रम शाह के नेतृत्व में मेवाड़ की एक सैन्य अभियान चलाया था। मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद जो खुर्रम शाह थे, वो उपाधि लिए, और जहांगीर जहांगीर के काल में ही अकबर के समान राजपूत राजाओं ने साथ वैवाहिक संबंध बनाए रहे, और राजपूतों के मुगल दरबार में बंद कर दिए गए। फिर जहांगीर ने 1620 में कांगड़ा दुर्ग का अभियान किया, और फिर शाहजहां खुर्रम ने 4 महीने किले की घेराबंदी के बाद कांगड़ा की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। और इस तरह से दक्कन में जहांगीर ने अपने पिता द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यों को पूरा प्रयत्न किया गया। इस तरह से देखा जाए ना, तो 1615 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे। मंगल पांडे किस पैदल सेना के नेफेट्री के समान थे? तो ये 34वीं थे, 34वीं नेटिव फैक्ट्री के ये थे, 34वीं। मंगल पांडे जो थे वो 34वीं पैदल सेना नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है, क्योंकि जो 29 मार्च 1857 को चर्बी पर लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया था। कब किया था? ये किए थे 29 मार्च 1857। 1857 को चर्बी चर्बी के लगे चर्बी के कारतूस चर्बी पे लगे कारतूस 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 जो थे ना, उस पे मंगल पांडे ने ही विरोध किया था, ठीक है। 29 मार्च को, ठीक है। समझ रहे हो? देखो, 1857 का बहुत बड़ी घटना, मतलब बहुत बड़ी घटना तो माना जाता है ना, कि लेकिन उसी समय आजाद हमारा देश हो जाता, लेकिन कुछ असंगठन मजबूत नहीं था, तो लोग वहां पे उतनी क्या बोलते हो, क्विक जो रिएक्शन होती है ना, वो नहीं ले पाए। और यही कारण था कि अकबर जो थे, सॉरी, अकबर बोलते हैं, ये इतना सफल नहीं रह पाया, ठीक है। समझ में आया? 1857 की क्रांति आपने पढ़ा होगा अच्छे से। देखो, 1857 की क्रांति, आपको पता होगा कि जब 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज ने भारत में अपने उपनिवेश की शुरुआत किया था। देखो, मैं इसको पूरी 1857 की क्रांति आज खत्म करते हैं इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। 1857 की क्रांति खत्म। शुरू करते हैं 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की 1857 का विद्रोह, ठीक है। 1857 का विद्रोह मतलब द रिवोल्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि भूमिका क्या था। देखो, आपको पता होगा आपको पता होगा कि 23 जून 23 जून 23 जून 1757
कौन सा युद्ध हुआ था? पलासी। पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। 1757 में जब पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेज ने भारत में अपना उपनिवेश की शुरुआत किया। किस चीज का शुरुआत किया था? उपनिवेश। उपनिवेश की शुरुआत हुई थी भारत में, अपना उपनिवेश। 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 उपनिवेश की शुरुआत हुई। शुरुआत हुआ। ठीक है, उपनिवेश की शुरुआत किया। ठीक है, उपनिवेश की शुरुआत हुई। ब्रिटिश उपनिवेश का जो प्रारंभिक उद्देश्य था, अधिकतम आर्थिक व्यापारिक लाभ कमाना, जो कालांतर समय में भारत के जो कच्चे माल का निर्यात और आयात, माल के आयात बनाने पर केंद्रित हो गया। वहीं जहां भारत का तेजी से विऔद्योगिकरण हुआ, भारतीय समुदाय की कृषि पर निर्भरता और पहले से अधिक बढ़ गई। और दूसरी तरफ भारी भरकम जो जमींदारी प्रथा था ना, जमींदारों को अत्याचार कर जो अंग्रेजों को भू नीतियों के कारण किसान समुदाय में निम्नतम स्थिति पहुंच गया। कच्चे माल का निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि के वाणिज्यिकरण बल दिया गया, जिसमें नील था, कपास था, अफीम था, चाय चाय था, जूट था, कॉफी था। उत्पादन पर कृषकों को मजबूर कर दिया गया कि आप ये सब कीजिए। फिर कृषियों का वाणिज्यिकरण से खदान में बहुत कमी आया, अकाल लगातार बढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप अंग्रेज के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ता गया, और यही 1857 का जन विद्रोह के रूप में भड़क उठा। 1857 प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो पूछा जाएगा प्रारंभ कहाँ से हुआ था? प्रारंभ हुआ था प्रारंभ हुआ था 10 मई। 10 मई। 10 मई 1857। 10 मई 1857 को मेरठ। मेरठ। कहाँ से? मेरठ से। मेरठ के कंपनी के भारतीय सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय सिपाही। भारतीय सिपाही। सिपाही। सिपाहियों के द्वारा, भारतीय सिपाहियों के द्वारा शुरू हुआ। ठीक है। और ये धीरे धीरे देखो, ये मेरठ से तो शुरू हुआ, मेरठ से शुरू हुआ, लेकिन ये मेरठ से कहां तक पहुंच गया? मेरठ से कानपुर। 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 फिर कानपुर से बरेली। 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 फिर बरेली से झांसी। झांसी। और दिल्ली। 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 फिर अवध। 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 अवध में फैल गया। इसकी शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। शुरुआत तो हुआ था भारतीय सिपाहियों द्वारा, किसके रूप में किया गया था? सैन्य विद्रोह था। सैन्य विद्रोह। सैन्य विद्रोह था। विद्रोह था। सैन्य विद्रोह था। ठीक है, सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, परंतु इसका नाम बदलकर क्या किया गया? जो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह हो गया। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये शुरू हुआ था। अब आते हैं कि शुरुआत का कारण क्या था। तो देखो, ये तो था 23 जून, जब 1757 का युद्ध हुआ था ना पलासी में, तो उपनिवेश की शुरुआत हो चुकी थी। उपनिवेश का मतलब होता है कि अधिक से अधिक यहाँ से पैसा कमाना, और विदेशी जो भी मतलब शोषण करना अंग्रेजों को। अंग्रेज शोषण कर रहे थे। ठीक है। शुरुआत क्या कैसे हुई? देखो, बहुत सारे कारण हैं। कारण देखो बहुत सारे हैं। एक कारण तब रहे तब ना, बहुत सारे, 3 कारण हैं। कि अगर मैं कारण की बात करूं, कारण की अगर मैं बात करूं, 3 कारण है। एक है
राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। दूसरा है प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण। और तीसरा है सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण। ठीक है, ये है राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण और सामाजिक और धार्मिक कारण। ये है तीन कारण है। ठीक है, सबसे पहले 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ। उपनिवेश की शुरुआत किया गया। यहीं से उपनिवेश का मतलब होता है कि जो भी हमारे देश में थी न, जो भी संसाधन, उस संसाधन को बहुत अच्छे से इन्होंने यूटिलाइज किया। जैसे नील की खेती इन्होंने करवाया, कपास की खेती करवाया, अफीम की, चाय की, जूट की, कॉफी उत्पादन के लिए जो किसान थे उनको मजबूर किया गया कि आप कीजिए। और जो भी यहाँ से प्रॉफिट होती थी ये सब विदेश जाते थे। अच्छा, शुरुआत कब की गई? तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। किसके द्वारा? भारतीय सिपाहियों के द्वारा। शुरू में तो इनको एक सैन्य विद्रोह बोला गया कि ये एक सैन्य विद्रोह था। और ये धीरे धीरे मेरठ से शुरू हुआ, कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध, अवध चारों तरफ ये फैल गया। अगर मैं कारण की बात करूं तो एक कारण यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता। कारण, एक कारण नहीं थे, राजनीतिक कारण भी थे, प्रशासनिक कारण भी थे और सामाजिक कारण भी था। ठीक है, समझते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। सबसे पहले राजनीतिक कारण। पहला है राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, देखो राजनीतिक कारण की अगर मैं बात करूं तो 1857 में, 1857 में, 1857 में जब क्रांति के कारण, आपको पता है एक व्यक्ति था लॉर्ड ब्लेजली। कौन थे? लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली, लॉर्ड ब्लेजली, लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक सहायक संधि लाया था। सहायक, सहायक, सहायक संधि, मतलब सहायक, सहायक संधि, सहायक संधि, सहायक संधि लाया था। ठीक है, तथा ये तो लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा आया था। और डलहौजी के द्वारा, डलहौजी, हौजी के द्वारा, डलहौजी के द्वारा क्या आया? व्यक्तपत का सिद्धांत, व्यक्तपत, व्यक्तपत का सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तपत का सिद्धांत आया। तो देख रहे हो, डलहौजी के द्वारा व्यक्तपत का सिद्धांत और सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, ये प्रमुख था। वेलेजली की सहायक की संधि के अनुसार पता है क्या था? वेलेजली, इसमें जो सहायक संधि में क्या बोला गया था? बोला गया था कि जो भी राजाओं ने अपने राज की कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है, ये सहायक संधि के अनुसार। और सहायक संधि में बोला गया था कि भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी और राज्यों में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। से बहुत सारे वहां राजा महाराजा थे ना, उनकी पावर थी, वो सब अपने आप छीन लिया गया। डलहौजी जो थे वो हड़प नीति, हड़प नीति मतलब व्यक्तपत का सिद्धांत लाया। हड़प नीति, राज हड़प नीति, इसको बोला जाता है राज हड़प नीति।
राज हड़प नीति। हड़प नीति, राज हड़प नीति। ठीक है, राज हड़प नीति। और व्यापक, इसको डॉक्टर पब्लाइंस के द्वारा अंग्रेज ने हिंदू राजाओं के जो भी दंतक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब बोला गया कि वैध उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में राज्यों का विलय अंग्रेज राज्यों में कर लिया जाता था। समझ रहे हो? जैसे सतारा, सतारा सतारा को 1848 में हड़पा इन्होंने, 1848 में। ठीक है। जैतपुर, जैतपुर, जैतपुर और संभलपुर, संभल, संबलपुर, संभलपुर को इन्होंने 1849 में हड़पा। फिर बघाट, बघाट को इन्होंने 1850 में हड़पा, 1850 में। फिर उदयपुर, उदयपुर, इन्होंने उदयपुर को 1852 में। फिर झांसी, झांसी, झांसी को इन्होंने 1853 में। फिर नागपुर, नागपुर, नागपुर को 1854 में। और फिर करौली, 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 करौली की इन्होंने 1855 में। और सबसे लास्ट में अवध, इन्होंने अवध को 1856 में लूट लिया, मतलब हड़प लिया। इस तरह से देखा जाता है, पूछा जाएगा, ये चीज पूछा जाता है कि सतारा को 1848 में, जैतपुर को या संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी, झांसी को 1853 में, नागपुर 1854 में। फिर 17 1848, जैतपुर या संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855 और अवध 1856। ठीक है, इस तरह से इन्होंने लिया था। सबसे लास्ट में देखो अवध को लिया था। देखो जब अवध, इस तरह से जो भी रियासतें थे ना, उनको क्या किए थे, अपने आप में मिला लिए थे। और जो भी नहीं मिलते थे ना, उनको पेशवा पेंशन रोके जाने का भी असंतोष कारण बताते थे। जैसे डलहौजी ने
करौली को भी अपनी व्यक्तिगत सिद्धांत से विलय किया था। कब? 1855 में। ठीक है। किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी, उन्हें वापस लेना पड़ा था। ठीक है। फिर 1856 में अवध को कुशासन के आधार पे लिया था, क्रू कुशासन के आधार पे लिया था, क्योंकि जो डलहौजी थे ना, वो हड़प नीति यहाँ लागू नहीं हो रही थी, तब भी इन्होंने ले लिया। फिर देखो अवध के जो रेजिमेंट थे ना, वहां पे पूरी तरीका से अपने आप में कर दिया। अंग्रेजों ने उनका नाम किसी अन्य चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण माना। तो देखा जाए तो पूरी तरीका से इन्होंने इस तरह से देखा जाए तो ये राजनीतिक कारण थे। ठीक है। अब आते हैं प्रशासनिक कारण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। अब है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक प्रशासनिक कारण क्या था? देखो प्रशासनिक कारण था कि देखो अंग्रेजों ने भेदभाव नीति अपनाते हुए भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित नहीं होने दिया जाता था, और जो भी उच्च पद होते थे वो भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश को नियुक्त किया जाता था। अंग्रेज भारतीयों को उच्च सेवाएं हेतु आयोग मानते थे। जैसे जो भी ये इससे भी भारतीय में आक्रोश हो चुका था, और 1857 की क्रांति इसी के सबसे व्यापक है। साथ ही साथ अंग्रेज न्याय के क्षेत्र में भी स्वयं को भारतीय के उच्च और श्रेष्ठ समझते थे। जो भी भारतीय जज किसी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं करते थे। अंग्रेज की न्याय प्रणाली पक्षपुत होती थी, दीर्घकालिक खर्चीली होती थी, और इससे भारतीय असंतुष्ट थे, जो 1857 के विद्रोह में जन आक्रोश का एक कारण बना। डलहौजी नहीं डलहौजी नहीं डलहौजी ने तंजावर डलहौजी ने तंजावर कर्नाटक के नवाब की उपलब्धियां जब्त कर ली। मुगल शासक बहादुर शाह को अपमानित कर लाल किला खाली करने को कहा। समझ रहे हो? उसमें लाल किला जो था ना, बहादुर शाह जफर के हाथ में था, बहादुर शाह के हाथ में था।
फिर जो लॉर्ड कैनिंग था ना, वो घोषणा किया कि बहादुर शाह के जो उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं, सिर्फ राजा ही कहलाएंगे। मुगल सम्राट उस समय कहलाते थे। फिर मुगलों ने क्रांति के समय विद्रोहियों के साथ दिया, और इसी तरीका के देखा जाए तो योग्यता को जगह धर्म को आधार बनाया। और इस तरह से देखा जाए तो जो ईसाई धर्म की प्रसार किया गया और आम जन का विद्रोह हुआ। और 18वीं सदी में देखा जाए तो काफी ज्यादा प्रशासनिक तंत्र का पोल खुल गया। तो ये यही था कि जो उच्च पद थे ना, वो अंग्रेजों के पास था। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था? सामाजिक सामाजिक एवं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट यही था। यही सबसे ज्यादा मेजर था। देखो क्या था ये, कि सांस्कृतिक सुधार की जो भी नीतियां प्रारंभिक भारतीय संस्कृतियों के हीन मानकर बदलाव करना, जिससे समाज का रूढ़िवादी वर्ग ब्रिटिश विरोध के खड़ा हो गया। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो ईसाई धर्म वाले लोग थे ना, खास करके ईसाई वाले धर्म वाले लोग, वो चाहते थे ना कि अपनी ईसाई धर्म को ग्रहण करे और जो पैतृक संपत्ति को अधिकार मिले। लेकिन इससे हिंदू समाज में काफी असंतोष फैल गया। और 1813 के जो चार्टर एक्ट आया था, आपको पता ही होगा। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें क्या था? उसमें ईसाई मिशनरियों के लिए तो धर्मांतरण कार्यक्रम का ही प्रोत्साहित किया था, ताकि जो भी लोग हो ना, वो अपने ईसाई धर्म में ही आए। बेरोजगार, विधवा, जनजातियों, अनाथ को धर्मांतरण करवाया गया। साथ ही साथ अंग्रेज की नस्लवादी भेदभाव की नीतियां भी विद्रोह की पृष्ठभूमि बना। फिर 1856 के, तो आपको पता है, डलहौजी के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के समय पारित हो गया था। विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम था, फिर उसको और इससे पहले सती प्रथा, दास प्रथा, नर बलि, ये सब भी रोक सामाजिक कारणों का व्यापक तनाव बढ़ा। इसके पश्चात देखोगे ना, तो भारतीय समाज की मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया गया। परिणाम, प्रारंभगत शिक्षा समर्थकों के विद्रोह के समय अंग्रेजों का विद्रोह किया गया। आर्थिक कारण, सैन्य कारण, बहुत सारे कारण थे। आर्थिक कारण भी था और सैन्य कारण था। सैन्य कारण देखो क्या था। सैन्य कारण में पता है सैन्य कारण क्या था? कि जो भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात होता था, वो 5:1 में होता था। 5 5:1 में होता था, मतलब 5 अंग्रेज होंगे और एक इंडियन होगा। बहुत खतरनाक स्थिति था। इस तरह से देखा जाए ना, तो काफी खतरनाक स्थिति था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये था। तो ये बेसिक चीज था जो हमने बताया। आगे चलते हैं। कहाँ तक हो गया था? आगे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित होता है? तो अनुच्छेद 358 के तहत ये अनुच्छेद निलंबित हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 358 के तहत। अगर और भी अनुच्छेद को निलंबित करना है, तो फिर 359 अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, 359 अप्लाई करना पड़ता है। समझ रहे हो? 358 के तहत, तो 93 के क्या हो जाएगा? 358 के तहत ये निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात देखो, तीन तरह का है ना, तीन तरह का, 352, 356 और 360। 352, 356 और 360। देखो, राष्ट्रीय आपात 352 में है। राज्य में ये राष्ट्रीय आपात है, ये है नेशनल इमरजेंसी। 352, 356 में है कि अगर मान लो कि कोई राज्य में संवैधानिक तंत्र में विफलता हो, तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ये 360 में है। और 300, देखो 359 और 60 जो है ना, 358 जो है और 359 जो है, ये भी राष्ट्रीय आपात से ही डिपेंड करता है।
आपात के मूल अधिकार के पड़ने पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। जैसे 358 में अगर नेशनल इमरजेंसी लग गया तो जो आर्टिकल्स 19 है वो स्वतः क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, मतलब कुछ देर के लिए होल्ड पे रखा जाएगा। और 359 जो है 359 जो है 359 जो है वो 20 और 21 छोड़ के जो भी मतलब निलंबित राष्ट्रपति डिपेंड करेगा राष्ट्रपति पे कि कंडीशन कैसा है। राष्ट्रपति के पे निर्भर करेगा कि कंडीशन कैसा है। राष्ट्रपति पे राष्ट्रपति पे डिपेंड करेगा कि कंडीशन कैसा है, उसी के अनुसार से घोषणा किया जाएगा। जैसे अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक चीन में नेशनल इमरजेंसी लगा था क्योंकि युद्ध हुआ था। फिर 1971 से 77 तक पाकिस्तान में विरोध अघोषित हुआ था। फिर 75 से 77 तक आंतरिक अशांति हुआ था। तो इस तरह से ये सब यूज हुए थे। अगला क्वेश्चन है बैलाडीला। बैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लौह एस्क के लिए। लौह एस्क के लिए तो लौह एस्क के लिए बैलाडीला खान है। ये कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ के एक पहाड़ी है। बैलाडीला में पाए जाने वाले उच्च श्रेणी के हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। किसी के लिए? हेमेटाइट। हेमेटाइट हेमेटाइट ठीक है, हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। भारत के और भी महत्वपूर्ण खदान है। जैसे गुरु महिसानी, सुलायत, बादाम पहाड़, मयूरभंज, फिर किरुबुरु, केंदुझार, बोनाई। और झारखंड की ऐसी पहाड़ी है श्रृंखला जो कुछ कुछ सबसे पुरानी लौह अयस्क की खदानें हैं। अधिकतर लौह इस्पात संयंत्र के आसपास स्थित है। जैसे नोयामडी अधिकतर है, सिंहभूम के पट्टी, और आगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग, दंतेवाड़ा, बैलाडीला, ये सब बैलाडीला। बैलाडीला समझ रहे हो ना? ये कहाँ है? बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है ठीक है। कर्नाटक में भी है, बेलारी। ठीक है, तो बहुत सारा। फिर कुंद्रमु और शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुरुकुई जिला भी हिस्से में पाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर किससे संबंधित है? तो ये एक, देखो ये करेंट का है, लेकिन करेंट का है ये है पनडुब्बी से। ठीक है, तो देख लो कैसे कैसे करंट अफेयर पूछा जाता है। कांस्य पदक। कांस्य पदक किसका मिश्रण होता है? तो ये होती है कॉपर और टीन का। कॉपर और टीन का कांस्य पदक होता है। कांस्य पदक तांबे, जस्ता, टीन, बहुत कम मात्रा में चांदी के बना होता है। जो पित्तल होता है, पित्तल होती है, वो कॉपर और जिंक का होता है। पित्तल पित्तल ये जो देख रहे हो ना, ये पित्तल का जिंक है, पित्तल। पित्तल का है ये। कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ठीक है। इस्पात। इस्पात कॉपर और इस्पात, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी पे मिलती है? तो ये मिलता है कुर्सेला, सहरसा में। कहाँ पे? जो कोसी नदी है ना, कुर्सेला शहर में कोसी नदी गंगा में मिलती है। कुर्सेला जो भारत के बिहार के कटिहार जिले में स्थित नगर है। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 भी गुजरती है। ठीक है। कोसी नदी से आने वाली बाढ़ जो है वो बिहार को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कोसी नदी के तो ही बोला जाता है बिहार का शोक माना जाता है। ठीक है। कोसी नदी का प्राचीन नाम कौसंकी था। कौसंकी क्या है? क्या है? प्राचीन नाम कौसंकी। कौसंकी। कौसक्की। कौसक्की ठीक है। कौशिकी है। कोसी नदी नेपाल में हनुमान नगर के पास भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। गंगा बिहार की प्रमुख नदी है जो चौसा से राज्य में प्रवेश करती है
भोजपुर और सारण जिले की सीमा बनाती है। घाघरा सरयू नदी गोपालगंज से बिहार में प्रवेश करती है और छपरा में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। जो बूढ़ी गंडक है ना, वो खगड़िया में गंगा नदी में मिलती है। जैसे सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और मनेर गंगा में मिल जाती है। पुनपुन देखते हो ना, पलामू जिला से निकलता है। और फतुआ जो देखते हो ना, फतुआ पटना के पास, वो गंगा में आके मिल जाती है। इस तरह से देखा जाए तो ये हो गया इसका कुर्सेला। निम्नलिखित में किस संस्था ने आरबीआई विनिमय नहीं करता? आवास और वित्त तो करता है, उपकरण और निवेश ये नहीं करता है, ये काम सीबी का है। सीबी का है, तो ये आंसर हो जाएगा बी। तो आंसर 98 का बी। जो उपकरण और निवेश है ना, वो आरबीआई का काम नहीं है। ये जो है ना, आरबीआई शीर्ष संस्था बैंक है, सबको जानते हो, बैंकों का बैंक है ये। ये क्या करता है? करेंसी नोट का निर्गमन करता है, सरकारी बैंकर का काम करता है, बैंकों के बैंक में है, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करता है, निवेश को नहीं करता है। साख नियंत्रित करता है, आंकड़ों का संग्रह और ये करता है, ठीक है। फिर जो भी जैसे देखो, ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो लोन लेते हो ना, वो उसको भी ये कंट्रोल करता है, रूल रेगुलेशन सारा यही बनाता है, ठीक है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है कैबुल लॉमजो। ये है मणिपुर में, मणिपुर में है ये, मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर का कैमुल लमजम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान पता है कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है ये। असम में आप देखोगे ना, तो मानस असम में है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के प्रचलित कुंद्रमुख क्या है? तो एक पर्वत शिखर है, ठीक है। पश्चिमी घाट के प्रचलित जो कुंद्रमुख पर्वत शिखर है, जो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में। ये कहाँ पे है? कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। केंद्रमुख कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, जो पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपर सतह पर लावा के निक्षेप पाए जाते हैं, जबकि जो दक्षिणी सह्याद्री है आर्कियन शैली से निर्मित है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है वो है कलसुबाई, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कुंद्रमुख। यही पूछा गया था, केंद्रमुख, केंद्रमुख, केंद्रमुख है। इसका लंबाई पता है? 1800 1892 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा। डोडा बेटा जानते हो ना? डोडा बेटा, डोडा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडाई, अन्ना अन्ना अन्नाई मुडी, अन्नाई मुडी, ठीक है, अन्नाई मुडी। ये हो गया, ठीक है। और डोडा बेटा दूसरा है जो दक्षिण भारत की है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कंप्लीट हो गया एक सेट।